हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। प्रज्ञा और रितिका दो बहनें थीं। उनकी माँ घरों में काम करती थी, वे पिताजी मजदूरी करते थे। उन दोनों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। दोनों बहनें रोती बिलखती अकेली रह गई। दीदी, अब हमारा क्या होगा? रितिका, तू चिंता क्यों करती है? मैं हूं ना। तेरी दीदी तुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देगी। रितिका रोते हुए प्रज्ञा के गले लग गई। प्रज्ञा उस समय 18 और रितिका 15 साल की थी। प्रज्ञा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। कुछ दिन बाद प्रज्ञा को अपनी माँ के रखे हुए पैसे मिले। प्रज्ञा ने सोचा, शायद ये उन्होंने जमा किए होंगे। क्यों न इन पैसों से मैं मेकअप का सामान खरीदूं और उसे बेचूं। लेकिन वह इतने से रितिका को नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए वह घरों में जाकर खाना बनाती। प्रज्ञा मन ही मन भगवान से बोली, हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना, मैं रितिका को पढ़ा लिखाकर काबिल बना सकूं। समय बीतता गया। रितिका स्कूल से कॉलेज चली गई। रितिका, ये इतने छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज मत जाया करो। दीदी, तुम्हें बाहर की दुनिया का नहीं पता, ये फैशन है। पर तुम्हें कैसे पता होगा, खाना बनाने से फुर्सत मिले तब ना। ये कहकर हंसती हुई वह बाहर चली गई। प्रज्ञा के चेहरे पर उदासी थी। शायद वह बहन को अपने पैरों पर खड़े करने के चक्कर में खुद को तो जैसे भूल ही गई थी। एक दिन रितिका अपने कॉलेज के दोस्त सौरभ को घर लेकर आई। दीदी, इनसे मिलो, ये सौरभ है, मेरे कॉलेज का दोस्त। हाय दीदी। हाय। रितिका, ये तुम्हारा घर कितना छोटा है, कैसे रह सकती हो तुम इसमें? इससे बड़ा तो हमारे नौकर का कमरा है। सौरभ, शादी के बाद तो मैं तुम्हारे बड़े घर में ही रहने वाली हूँ ना, क्यों टेंशन लेते हो? रितिका, क्या तू सौरभ से शादी करना चाहती है? ये तो बहुत अमीर है। दीदी, क्या तुम ये चाहती हो मैं हमेशा तुम्हारी तरह गरीबी में रहूं? सौरभ तुमसे शादी की बात करने आया है। हाँ दीदी, रितिका सही बोल रही है। अगले हफ्ते हम शादी कर रहे हैं, आप देखिए कि कैसे करना है। प्रज्ञा रितिका की बात से दुखी, हैरान और परेशान थी। इतनी जल्दी सब कहां से और कैसे करेगी वो? प्रज्ञा ने ये बात विक्रम को बताई। प्रज्ञा जब भी परेशान होती थी, विक्रम उसका हमेशा साथ देता था। वह उसका बहुत अच्छा दोस्त था। प्रज्ञा, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रज्ञा, तुम बड़ी हो, पहले शादी तुम्हारी होनी चाहिए। नहीं विक्रम, रितिका मेरी जिम्मेदारी है। जब तक मैं उससे मुक्त नहीं हो जाती अपने लिए तो मैं सोच भी नहीं सकती। रितिका व सौरभ की शादी धूमधाम से हुई। प्रज्ञा ने अपनी सारी कमाई उसकी शादी में लगा दी। अपने लिए उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। शादी के बाद रितिका का व्यवहार बदलने लगा। उसे पैसों का घमंड होने लगा, क्योंकि सौरभ बहुत अमीर था। प्रज्ञा अब अकेली हो गई थी। एक दिन विक्रम ने उससे कहा, प्रज्ञा, अब रितिका ससुराल चली गई, तुमने अपने सारे फर्ज निभा दिए। क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? कहो विक्रम। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्रज्ञा, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? प्रज्ञा ने हाँ कर दी। शादी करके दोनों खुशहाल जीवन जीने लगे। विक्रम गरीब था, वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर में बीमार माँ पिताजी थे। प्रज्ञा ने अपनी गृहस्थी संभाल ली और सास ससुर की सेवा भी करने लगी। साथ में वह अपना पुराना काम भी करने लगी। रितिका हमेशा ड्राइवर के साथ कार में बैठकर आती और प्रज्ञा को उसकी गरीबी का एहसास कराती। अरे दीदी, ये कितने सस्ते से कपड़े पहने हुए हैं, इससे अच्छे कपड़े तो मेरी काम वाली पहनती है। हाँ, कोई बात नहीं रितिका, इंसान की पहचान दिल से होती है, कपड़ों से नहीं। बैठो रितिका, मैं चाय लाती हूँ। अरे नहीं दीदी, मैं चाय नहीं पीती, कॉफी पीती हूँ। अच्छा दीदी, चलती हूँ। तुम्हें याद है ना, कल मेरा जन्मदिन है, सौरभ ने पार्टी रखी है, बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम और जीजू दोनों को आना है। और दीदी प्लीज कपड़े अच्छे पहन के आना। हाँ। रितिका चली गई। अगले दिन विक्रम और प्रज्ञा दोनों रितिका के घर गए और उसे जन्मदिन का तोहफा दिया। साड़ी देखकर रितिका को गुस्सा आ गया। ये क्या लाई हो दीदी, हमारी हैसियत देखकर तोहफा लाना चाहिए था। मैं किसी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी दीदी इतनी गंदी साड़ी लाई है।
फिर उस साड़ी को रितिका ने कचरे में फेंक दिया। प्रज्ञा रोती हुई वापस घर आ गई। विक्रम ने बहुत समझाया। देखना प्रज्ञा, एक दिन हमारे दिन जरूर अच्छे होंगे और रितिका को भी अपनी गलतियों का एहसास होगा। कुछ समय बाद रितिका ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन विक्रम ने प्रज्ञा को उसके घर जाने के लिए मना कर दिया। प्रज्ञा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए नौकरी तो नहीं कर सकती थी। उसने बहुत सोचा, फिर उसने अपने मन की बात विक्रम को बताई। विक्रम, मैं खाना तो अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना मैं घरों में खाना बनाने के बजाय ये काम मेरे लिए शुरू कर दूं? क्या मेरा तुम साथ दोगे? जरूर साथ दूंगा प्रज्ञा, तुम मेरी पत्नी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये लो, मेरे पास 30,000 रुपए हैं, जरूरत पड़ेगी तो और इंतजाम कर दूंगा, तुम अपना काम शुरू करो। प्रज्ञा ने खाना बनाने का काम शुरू किया। लोग उसका खाना पसंद करने लगे। धीरे धीरे उनके ग्राहक बढ़ने लगे और दूर दूर तक उनके खाने की तारीफ होने लगी। प्रज्ञा का काम दुकान में बदला। उसके पास बड़े बड़े होटल से ऑर्डर आने लगे। फिर उसकी दुकान भी होटल में बदल गई। विक्रम भी अपनी नौकरी छोड़कर प्रज्ञा का हाथ बटाने लगा। अब तो उनके शहर में कई बड़े बड़े होटल थे। अब वो रितिका से कई गुना अमीर हो गई थी। और फिर वक्त ने करवट ली। सौरव के छोटे भाई ने सारी प्रॉपर्टी के कागजात पर उससे धोखे से साइन करवा लिए और सब कुछ अपने नाम करवा लिया और सौरव और रितिका को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। उन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था। मायके के नाम पर सिर्फ बहन थी, लेकिन उसके पास भी किस मुंह से जाती रितिका। कुछ दिन वो लोग किराए के मकान में रहे, लेकिन वहां भी किराया न देने के कारण उन्हें निकाल दिया गया। 2 दिन उन्होंने मंदिर में गुजारे। खाना न मिलने के कारण उनके बेटे की तबीयत बहुत बिगड़ गई। रितिका ये देखकर रोने लगी। तभी एक चमचमाती गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। इसमें से प्रज्ञा उतरी तो रितिका उसे देखकर हैरान हो गई। प्रज्ञा ने उसे देखा तो वह यकीन नहीं कर पाई और वह रितिका से बोली, रितिका, तूने ये क्या हाल बना रखा है अपना, और यहाँ क्या कर रही हो? और ये मुन्ना क्यों रो रहा है? सौरव कहाँ पर है? इतने दिनों से तुम्हारा कुछ अता पता नहीं था। दीदी, सौरव यस्सु के लिए खाना लेने के लिए गया है, इसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। दीदी, सौरव के भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम बेघर हो गए, हम सड़क पर आ गए। मैं हमेशा तुम्हारी गरीबी को लेकर तुम्हारा मजाक बनाती रही। शायद ये उसी का परिणाम है। तुमने मेरे लिए अपनी खुशियाँ, अपना भविष्य सब कुछ खत्म कर लिया और मैं दौलत के नशे में भूल गई थी कि आज मैं जो भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। रितिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। रितिका, अभी ये बातें करने का समय नहीं है। जल्दी गाड़ी में बैठो, यशु को बहुत तेज बुखार है। अरे सौरभ, तुम भी आ गए। चलो चलो जल्दी यशु को अस्पताल लेकर चलते हैं। सही समय पर दवाई मिलने की वजह से यशु ठीक हो गया। सौरभ, रितिका, अब तुम हमारे साथ रहोगे। मैं नौकर से कहकर तुम्हारे रहने का इंतजाम करा देती हूँ। दीदी, मुझे माफ कर दो। भगवान ने मेरा घमंड तोड़ दिया। मैंने तुझे माँ की तरह पाला है, तुझे परेशान नहीं देख सकती। अब हम सब साथ रहेंगे, क्यों विक्रम? जैसा तुम कहो मेरी रानी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी हमें अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं।